सो फाइनली दोस्तों आप लोगों की आंसर की आ चुकी है और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी आंसर की देख ली होगी। दोस्तों आंसर की आने के बाद में कुछ ऐसा डाटा सामने आया है आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं करी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ बच्चों का डाटा दिखाने वाला हूँ जो कि आंसर की आने के बाद में उन्होंने देखा है और जो हमारे पास आया है। दोस्तों देखिए, मेल और फीमेल दोनों का मेरे पास डाटा है जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा डाटा बच्चों के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, किसी में दोस्तों 7,000 वोट हैं, किसी में 7,500 हैं, किसी में 14,000 हैं। ठीक है, और किसी में यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 6,000 है, किसी में 4,000 है, तो इस तरीके से किसी में 10,000 है। तो लगभग दोस्तों ये जो डाटा है लगभग दोस्तों 35,000 के आसपास बच्चों का रहेगा, जिसमें मेल और फीमेल दोस्तों दोनों हैं। और यहाँ पर मैंने सारा एनालिसिस दोस्तों किया है कि कितने बच्चों के कितने परसेंट मार्क्स बन रहे हैं आंसर की देखने के बाद में। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जब लोग एग्ज़ाम देते हैं और उनसे पूछा जाए कि आप कितना स्कोर करके आए हैं, तो कोई भी बिल्कुल सही जवाब नहीं देता, जिसके कारण एनालिसिस में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आप लोग सच नहीं बताएंगे ना, तब तक आप रियलिटी को नहीं समझा सकते। लेकिन दोस्तों जब आंसर की आ जाती है ना, तो दोस्तों 90% तक डाटा बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में बंदे के मार्क्स बन कितने रहे हैं। ठीक है, तो उसी में यहाँ पर मेल और फीमेल में जो आंकड़ा है दोस्तों बहुत डाउन चला गया है। यानी दोस्तों ये लगाओ कि जो बच्चा अपना 110 120 बता रहा था ना, वो दोस्तों 80 70 90 ऐसे आ चुका है। ठीक है, यानी दूध का दूध और दोस्तों पानी का पानी। ठीक है, अब आपके दिमाग में दो तीन क्वेश्चन होंगे, जैसे कि सर हमें ये बताइए कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होगा, साथ ही जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसके नंबर हमें कैसे मिलेंगे। जो दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, यानी जैसे रीजनिंग में सर कोई क्वेश्चन है और हमारा जो आंसर है वो भी सही है लेकिन बोर्ड ने उसका आंसर दूसरा माना है, यानी उसके दोनों ही जो ऑप्शन है वो दोस्तों दोनों ही सही है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या होगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा और नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली किस शिफ्ट को कितने नंबर मिलेंगे और जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो किस बेस्ड पर होता है, ये हमें सर आप समझाइए। कि जैसे हमने अपना पेपर अटेम्प्ट किया है, तो जो हमारे नेगेटिव हुए हैं क्या उनसे भी नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ता है, क्या अटेम्प्ट से भी पड़ता है, क्या एक्यूरेसी से भी पड़ता है। तो ये सारी डाउट्स जो है कैंडिडेट्स के दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये डाटा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके बेस पर ही दोस्तों मैं आपको जो 100% सटीक जो एनालिसिस है वो करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर डाटा देखिए, जिसमें मैंने मेल कैंडिडेट का सबसे पहले डाटा लिया है और ये दोस्तों आंसर की देखने के बाद का है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये डाटा 25,000 कैंडिडेट्स का है, यानी 25,000 जो मेल कैंडिडेट है उनका है। तो यहाँ पर आप ग्राफ से मैंने लगाया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो बेसिकली दोस्तों आंसर की देखने के बाद में जो डाटा आया, यानी ये 25,000 का, इस 25,000 में से 60% जो मेल कैंडिडेट है वो ये कहते हैं कि सर हमारे 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में ठीक है। यानी इसमें दोस्तों सारी कैटेगरी हैं उस पर काम चल रहा है कि जब हम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की अलग कैटेगरी वाइज एक अलग वीडियो लाएंगे सबका डाटा कलेक्ट करके। लेकिन दोस्तों जब बच्चा अपना डाटा देता है ना, तो बेसिकली उसमें क्या वो अपना स्कोर ही बता के चला जाता है। ठीक है, तो 25,000 का जो 60% है वो ये कहता है आंसर की देखने के बाद में कि सर हमारा जो स्कोर है वो 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में है। और एक बात दोस्तों ध्यान से समझ लेना एक बात को, जो ये बच्चा है ना, ये वो है जो तैयारी करता है। क्योंकि देखिए मैं आपको अगर आंकड़ा बताऊं, तो जैसे आप ये ग्राफ देख रहे हैं, तो ये लीने वाला आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये यही वाला है। ठीक है, यानी क्या कहता है 60% बच्चा जो एक्टिव रहता है, जो वाकई तैयारी करता है, ठीक है, उसमें है। और ये बच्चा दोस्तों बहुत ये मान लो एक्टिव है, जो तैयारी बेसिकली कर रहा है, उनमें से नहीं है कि भाई जिसने फार्म भरा और एग्जाम दे दिया या एग्जाम नहीं भी दिया। ठीक है, तो 60% बच्चे का जो डाटा है 25,000 का 60% 70 से 80 के बीच में है। उसके बाद 20% बच्चा कहता है कि सर हमारे 81 से 85 क्वेश्चन के बीच में ठीक बन रहे हैं काट पीट के। ठीक है, और 15% बच्चा कहता है कि सर हमारे 86 से 90 क्वेश्चन के बीच में है। 5% बच्चा कहता है 25,000 का कि सर हमारे 91 से 100 क्वेश्चन के बीच में ठीक बन रहे हैं। और मात्र 2% बच्चा ये कहता है कि हमारा 100 से प्लस है। अब एक्चुअल में बताऊं, यहाँ पर जो ये 60% वाला है, ये 20% वाला है, ये 15% वाले हैं ना,
ये उनमें वही बच्चे हैं जब अपना एग्ज़ाम दे के आए थे, अपना 110 बताते थे, 120 बताते थे, लेकिन भाई साहब आपको मुंह से बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई कोई आपसे चार्ज थोड़ी लग रहा है, जो मुंह में आया आपने बोल दिया। लेकिन भाई जो रियलिटी है ना, वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको बार बार चीज़ें समझाता हूँ कि आप लोग दूसरे इंसान से झूठ बोल सकते हो, इस दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने माँ बाप से झूठ बोल सकते हो, लेकिन दोस्तों जब तक आप खुद की नज़रों में होनेस्ट नहीं होंगे ना, ईमानदार नहीं होंगे, तब तक दोस्तों आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है। तो बेसिकली जो बच्चा वहाँ पर 110 और 120 बता रहा था, तो रियलिटी में आंसर की क्या निकलती है कि उसके 70 ही ठीक है, 80 ही ठीक है। दोस्तों आप लोगों को अपने जो मन के अंदर है ना, जो अपने आप मन के अंदर आप खुद से आप धोखेबाजी कर रहे हो ना, आपको उस चीज़ को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि भाई एग्जाम सेंटर के दौरान जब आपका एग्जाम चल रहा होता है, तो आप क्या बताते हैं, भाई मेरे तो 130 सही है, मेरे 140 सही है, मेरे 120 सही है। लेकिन फिर बाद में ये आंकड़ा क्यों निकल के आता है, मेरी समझ में नहीं आती। भाई अगर आपको ये लगता है कि हाँ मुझ में कमी है, या मैं गलती कर रहा हूँ, या मेरी तैयारी कम है, तो उसे एक्सेप्ट करो ना भाई, उसको सुधारो। झूठ बोलने से क्या होगा, आप ही बताओ। अब आपने बोला होगा किसी से कि मेरे 120 क्वेश्चन ठीक है, अब भाई आंसर की आ चुकी है, ठीक है, अब वो आपके पास फ़ोन कर रहा होगा, या आपके घर आया होगा, या आपके फादर या मदर आपसे पूछ रहे होंगे कि भाई जो है कितने आपके क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर मिडिल क्लास लोग हैं, हम भी भाई देखो मिडिल क्लास ही लोग हैं, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। हमारे माँ बाप का हमसे जुड़ा हुआ सपना रहता है कि हमारा बच्चा भी कामयाब हो जाए, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर क्या होता है, जो माता पिता होते हैं बहुत शरीफ मतलब भोले होते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होते ज़्यादातर के में, जो गवर्नमेंट जॉब की बेसिकली तैयारी करता है। ठीक है। गाँव क्षेत्र से होते हैं दोस्तों, तो उनके भोलेपन का इतना भी दोस्तों फ़ायदा मत उठाओ कि भाई बाद में आप ही को दिक्कत हो। ठीक है। और ये यकीन मानना, जब तक आप खुद के लिए होनेस्ट नहीं होगे ना, झूठ बोलते रहोगे, तब तक भाई आप दिक्कतों का ही सामना करते रहोगे। ठीक है। आप खुद बताइए, जब आप एग्ज़ाम दे के आए थे, आपने बोला मेरे 110 ठीक है, आंसर की आ गई, अब 70 ही ठीक निकले, तो इस चीज़ में दोस्तों आपका तो दिल टूटे ना टूटे यार, आपके माँ बाप का दिल टूट जाता है। ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक ये बात बोलता हूँ, भाई साहब जो रियलिटी है ना, उसे ही एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आपकी तैयारी कहीं पर कमी है ना, तो उसे सुधारो। ठीक है। और ये डाटा इसलिए डाउन हो जाता है कि क्योंकि बाद पहले क्या होता है हवाबाजी, और ये बाद में क्या होती है दोस्तों, आपकी रियलिटी सामने आती है। तो इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये रियलिटी क्या है, अब आप खुद देखिए, 5% 2% बच्चा ऐसा निकल के आ रहा है जो एक्चुअल में 100 नंबर पे है, 100 क्वेश्चन पे है, सॉरी। तो 100 क्वेश्चन दोस्तों बहुत बैठते हैं, मैं आपसे पहले दिन से ही ये चीज़ें बोलता आ रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ फीमेल की देख सकते हैं। ठीक है। तो फीमेल का मेरे पास डाटा आया है 8,000 का। ठीक है। तो उसमें से 60% जो फीमेल है, 8,000 का 60% निकाल लेना, 70 से 80 के बीच में है, 26% 81 से 85 क्वेश्चन के बीच में है, और 12% 86 से 90 क्वेश्चन के बीच में है, और मात्र 2% ऐसी हैं जो 91 से 100 के बीच में है। बेसिकली एक या दो कैंडिडेट हो सकती है जो 100 प्लस हो इस 8,000 में, लेकिन ज़्यादातर जो है दोस्तों वो 70 से 80 के बीच में ही निपट चुकी है। ठीक है। तो कुल मिला के बात ये आ जाती है कि जो आंकड़ा है गर्ल्स का, तो भाई 90 से डाउन ही मुझे दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब मैं आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, ध्यान से कुछ चीज़ों को समझना है। भाई साहब आपका जो एग्ज़ाम है, 34 लाख बच्चों ने इसमें पेपर दिया है। किसने ने दिया है? 34 लाख ने। ठीक है। ये जो आप बिलो वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वो बच्चा है जिसने सिर्फ दूसरे के कहने पर फार्म भरा है। ठीक है। यानी ये लगभग मैं मान के चलता हूँ लगभग 50%, या आप इसको 50% दोस्तों यहाँ तक बनेगा। ठीक है। चलो आप यहीं तक इसको मानो, येलो तक ही। ठीक है। ये 50% बच्चा वो होता है जिसे सिलेबस का भी नहीं पता होता। तो बचते हैं 17 लाख, क्योंकि 17 लाख तो भाई ये आपके आउट हो गए। अब जो है ये जो डाटा बच रहा है ये वाला। ठीक है। तो इसमें से जो ये ग्रीन वाला है, ये कौन सा आ जाएगा दोस्तों? जिनकी तैयारी तो है, लेकिन तैयारी के भी 3 लेवल होते हैं दोस्तों, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। ये इजी वाला जो बच्चा है वो यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद आती है बात मॉडरेट की। मॉडरेट की दोस्तों अब आप इसको लेके चलना, इस वाले को। ठीक है। यानी वो बच्चा मॉडरेट तक है, ठीक है, तैयारी उसकी बेस्ट है। ठीक है। तो सिलेक्शन जो होते हैं ना भाई, इस जो ये आप ये वाला देख रहे हैं ना, 2 पार्ट देख रहे हैं ये वाले, इनके सिलेक्शन होते हैं। तो इसमें भाई बहुत कम बच्चा आता है। ये मैंने आपको जो है प्रयास किया है ग्राफ के माध्यम से समझाने का। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रॉन्ग क्वेश्चन की बात करें
तो रॉन्ग क्वेश्चन का खुद भर्ती बोर्ड ने एक सूत्र दिया है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। 2 क्वेश्चन वाले ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों। देखिए आपने देखिए है क्या, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं मेरे पास, बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर उसके 2 ऑप्शन थे, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन ठीक थे। ठीक है, तो उसमें क्या है, तो देखिए दोस्तों वो आपने भी सही किया है, भर्ती बोर्ड ने अगर दूसरा मान लिया है तो रीजनिंग में अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर भर्ती बोर्ड को लगेगा कि हाँ बच्चे को नंबर मिलने चाहिए तो वो देगा, कुछ भी आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड की नज़र में हर कैंडिडेट दोस्तों बराबर है, इक्वल है। ठीक है, सेफ स्कोर की बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि भाई नॉर्मलाइजेशन में अटेम्प्ट मैटर करते हैं या फिर जो नेगेटिव है वो मैटर करते हैं, एक्यूरेसी मैटर करती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसका उन्होंने एक सूत्र दिया है जिसमें यहाँ लिखा है सही उत्तर गुना निर्धारित अंक बटे में सही प्रश्नों की संख्या। यानी दोस्तों अब आपको पहले क्या होता था, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपकी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन क्या थे, गलत थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो गुना 2 यानी 10 नंबर आपको पूरी शिफ्ट को क्या मिल जाते थे, बोनस मार्क्स मिल जाते थे, या फुल FM लिखा आता था आपकी फुल मार्क्स। ठीक है, लेकिन भाई अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, ये आपका फॉर्मूला है, आपके जो सही क्वेश्चन है उस पर डिपेंड है। मान के चलो आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे, निर्धारित अंक कितने हैं दोस्तों, 300 हैं टोटल। और मान के चलो आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत है, मान के चलो 5 हैं, तो सही क्वेश्चन कितने हुए, 145 हुए। अब आप इस जो ये आपका बना है ना, ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को सोल्व करके जो आएगा वो आपका जो डाटा एक्चुअल में रहने वाला है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकता है, ये आपके एक ही शिफ्ट में भाई अलग अलग मिलेगा। क्यों, मान के चलो कोई बच्चा है जिसने 90, जिसके 90 सही हैं उसको उससे कम मिलेगा, जिसके 85 हैं उसको उससे कम मिलेगा। तो ये आपके सही क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अब भाई साहब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट है। जैसे पहला डाउट ये है कि सर कौन सी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा शिफ्ट जो है नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, पहला डाउट। दूसरा डाउट क्या है कि सर जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसके जो फैक्टर्स हैं वो बताइए कि वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। ठीक है, तीसरा डाउट ये है कि सर जो हमने पेपर अटैम्प्ट करा है, जो हमारे नेगेटिव क्वेश्चन हुए हैं क्या उससे भी फ़र्क पड़ता है। और चौथा है एक्यूरेसी का। ठीक है, नहीं सर जो हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं उसमें हमारे कम क्वेश्चन गलत होने की वजह से क्या फ़ायदा मिलता है। तो बेसिकली अगर देखो दोस्तों कौन सी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो भाई देखो 23 और 24, बेसिकली 23 को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यानी 23 तारीख की फर्स्ट और सेकंड को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन 2 तरीके से देखे जाते हैं। क्योंकि देखो भाई आपका जो एग्ज़ाम है ये था ऑफलाइन, क्या था दोस्तों, ये आपका ऑफलाइन था। क्योंकि 23 तारीख में जब आपका एग्ज़ाम हुआ तो बच्चे पेपर बाहर लेके आए, तो वो 24 तारीख के बच्चों ने देखा, 25 वालों ने देखा, 30 वालों ने देखा, 31 वालों, तो बेसिकली उन्हें क्या पता चल गया, पेपर का पैटर्न पता चल गया कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपका मान के चलो सिटिंग अरेंजमेंट से है, डायरेक्शन सेंस से है, बुक एंड ऑथर से है, या भाई आपका कोई क्वेश्चन है, मतलब उन्हें पता चल गया कि भाई हाँ इस चीज़ से क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या करेंगे वो, बेशक उन्होंने कुछ तैयारी करी है नहीं करी है, तो उस टाइप के क्वेश्चनों के क्या करेंगे वो उनको तैयार कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में उन्हें थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है और 23 वालों को नहीं मिल पाता। तो ये एक नियम है नॉर्मलाइजेशन का कि हाँ भाई इस चीज़ को फ़ायदा मिलता है। दूसरा नियम ये है कि जितनी भी आपकी शिफ्टें हुई हैं, 5 दिन में 10 शिफ्ट हुई हैं, सबका वो क्या करेंगे, शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर देखेंगे कि भाई सबका जो सबसे ज़्यादा है एवरेज स्कोर वो क्या होगा, सबसे ईजी शिफ्ट होगी। ठीक है, और इसमें सबसे कम अटैम्प्ट होंगे वो सबसे दोस्तों डिफ़िकल्ट होगी। अब होगा क्या, किसी भी एक शिफ्ट को वो बेस मान लेंगे और उसको क्या करेंगे दोस्तों, उस तक लेकर आने की दोस्तों वो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो किसी को 10 नंबर मिलेंगे, किसी को 12 मिलेंगे, ऐसे होता है। और अब बात आती है नेगेटिव की। क्या दोस्तों नेगेटिव से फ़र्क पड़ता है, तो जी हाँ दोस्तों नेगेटिव से कुछ ना कुछ फ़र्क तो दोस्तों ज़रूर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि सर मैंने 120 क्वेश्चन करे थे और मेरे 40 क्वेश्चन गलत हो गए, तो भाई जब आप एक खुद बात बताइए, जब
फुल मार्क्स के लिए, कहने का मतलब है गलत उत्तर के लिए जब आपको आपका जो है सही स्कोर लिखना पड़ रहा है तो भाई उसमें भी तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है उसमें जहाँ तक है सही और गलत लिखे जाते हैं वो नियम दोस्तों है। ठीक है, तो एक्यूरेसी से वैसे ज़्यादा डिपेंड फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिकली फिर भी दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से होता है बेसिकली। अब देखिए बात करते हैं सेफ स्कोर को लेकर कि एक्चुअल में डाटा क्या कहता है कि सर हम बहुत कंफ्यूज हैं, हमें बताइए कि हम फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो कितने क्वेश्चन पर हम लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों होता क्या है, जो आपकी कट ऑफ आती है वो आती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होकर आती है। ठीक है, तो हम लोग क्या है नॉर्मलाइजेशन का तो नहीं बता सकते कि भाई किसे कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आपके जो रो क्वेश्चन है जो आप अपने एग्जाम में करके आए हैं, अब आपने अपनी आंसर की भी देख ली, अब तो सारे ही डाउट क्लियर हैं आपके। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि भाई हाँ मैं फिजिकल की तैयारी करना चाहता हूँ, आप मुझे सर सेफ स्कोर बता दीजिए कैटेगरी वाइज, तो मैं वो आपको दोस्तों बता देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपके 95 क्वेश्चन के आसपास ठीक है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। ओबीसी में दोस्तों लगभग 92 क्वेश्चन या 91 क्वेश्चन के आसपास वाले फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 90 क्वेश्चन पर, और दोस्तों एससी वाले लगभग 87 या 88 क्वेश्चन वाले कर सकते हैं। ठीक है, और एसटी की बात करो तो जिस भाई के भी लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास ठीक है ना एसटी कैटेगरी में, वो अपनी तैयारी दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों रो मार्क्स हैं, बच्चे कमेंट में करते हैं सर आपने पिछले साल का एनालाइज नहीं किया कि भाई जनरल से ओबीसी में कितना डिफरेंस है, ओबीसी से ईडब्ल्यूएस तो है ही नहीं, खैर इस बार ही आया है एससी में कि, तो दोस्तों मैंने देखा है ये आपके वो है जो आपने अपनी आंसर की में दोस्तों देखे। अगर आपके इतने ठीक बन रहे हैं अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो जो भी 80 प्लस क्वेश्चन जिसके भी ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, अपनी तैयारी कर लेना फिजिकल की। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों इस वीडियो का बनाने का सिर्फ इतना ही मतलब था, जो आपके डाउट हैं जो कमेंट्स में आते हैं मैं देखता हूँ, उसका कोशिश करी गई है कि उनका प्रयास करा गया है कि बताने का। और रियलिटी दोस्तों एक्चुअल में कुछ और होती है, और सबसे बड़ी बात है कि आजकल की दुनिया दिखावे की है, दिखावा कुछ होता है, रियलिटी कुछ होती है। ठीक है, तो वही हो रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली दोस्तों 110 105 बहुत कम लोगों का है, 100 भी बहुत कम लोगों का है। ठीक है, तो कोई घबराने की बात आपको नहीं है। अगर आपको आपके मन में संकोच है फिर भी आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते रहिए और फिजिकल भी तैयारी करते रहिए। और दोस्तों जो हो चुका है उसे छोड़िए, आगे के बारे में सोचिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।